Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and we are going to continue the class 12th history chapter 1 bricks, beads and bones. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, कि जो मटेरियल थे जिससे वो सब चीज़ों का क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, वो मटेरियल आता कहाँ से था, उसको वो किस हिसाब से वर्क करवाते थे. लेट्स लुक एट इट. सो एज एन ऑब्वियस जो वेराइटी ऑफ मटेरियल था वो यूज़ किया जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. Some such as clay were locally available, but many such stones जैसे कि टिम्बर हो गया, मेटल हो गया, उसको एलुवियल प्लेन से निकालना पड़ता था. टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट जो हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो वन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स हैं वो बुलक कार्ट वगैरह बहुत ही फेमस हुआ करते थे. वहाँ पे लैंड रूट्स पे लोग बुलक कार्ट का बहुत यूज़ कर रहे थे. इनफैक्ट ठीक है, वाटर रूट पे यूज़ हुआ करते थे अलॉन्ग विद इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज. उसका भी कुछ ना कुछ हमको सबूत मिलता ही है. अब मेटल जो हमको सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड से मिलता है, तो हड़प्पन जो थे उन्होंने प्रोक्यूर किया मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज. जैसे कि उन्होंने स्टैब्लिश किया सेटलमेंट जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज जहाँ पे शेल्स अवेलेबल थे. अदर साइट्स थी जैसे कि शॉर्टुघाई जो कि अफगानिस्तान से फार ऑफ है, बट नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लपीज लाजुली. ये लपीज लाजुली इज़ वेरी फेमस इन द हिस्ट्री. तो ये बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन होता है, ब्लू स्टोन, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू का है. और लोथल जो था जिसके अंदर आपको कार्नेलियन मिलते थे फ्रॉम भरूच इन गुजरात, स्टेटाइट जो फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में मिलता था, और बाकी सारे मेटल्स आपको राजस्थान से मिल जाते थे. So another strategy for procuring raw material may have been to send expedition to areas. अब कुछ पे वो expedition जैसे रेड टाइप कर दिया करते थे, जैसे कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में कॉपर के लिए, साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए. और ये जो एक्सपेडिशंस होती थी, इट एस्टैब्लिश्ड कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़. अब इससे क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई झगड़े वाली रेड करा करते थे. एक्सपेडिशन ठीक है, अच्छी वाली भी हो सकती थी, जिससे वो लोकल कम्युनिटी से कम्युनिकेट करते थे. और जो ओकेजनल फाइंड है हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जैसे कि स्टेटाइट, माइक्रोबीट्स, ये इंडिकेशन है इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट का कि किस तरीके से उन्होंने आपस में बातचीत करी, चीज़ों की वैल्यू समझी वगैरह वगैरह. सो दिस इज द एविडेंस इन द खेतरी एरिया फॉर व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल गणेश्वर जोधपुरा कल्चर. तो ये जो एविडेंस है ये हमको कहाँ से मिलता है, खेतरी एरिया में. आर्कियोलॉजिस्ट इसको किस नाम से बोलते हैं, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर. कि इस कल्चर में एक्सपीडिशन हुई, लोगों ने एक दूसरे को जाना और फिर जाके माइक्रोबीट्स वगैरह वहाँ से ढूंढनी शुरू करी. सो यहाँ पे विद इट्स डिस्टिंक्टेड नॉन हड़प्पन पॉटरी एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट. सो इससे एक नॉन हड़प्पन पॉटरी डिफरेंट टाइप की बनती है और बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट वहाँ से हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल जो इनहैबिटेंट्स थे इस रीजन के, दे सप्लाइड कॉपर टू द हड़प्पन्स, की इस एरिया के लोगों ने हड़प्पन को जो था वो कॉपर सप्लाई किया होगा. अब कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक साइड ऑफ द वर्ल्ड में हूँ या एक साइड ऑफ द कंट्री में हूँ तो मेरी जगह पे तो सारा सामान होगा नहीं ना, मेरे को कॉन्टैक्ट तो रखना पड़ेगा ना डिस्टेंट लैंड से. सो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड क्या सजेस्ट करता है कि जो कॉपर था वो प्रोबेबली ओमान से लाया जाता था. अब ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला ये सिचुएटेड है. अब केमिकल एनालिसिस हैव शोन कि जो बोथ द ओमानी कॉपर था और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स था, इसके अंदर ट्रेसेस मिले हैं किसके, निकल के, जो कि सजेस्ट करें कॉमन ओरिजिन. यानी कि देर आर अदर वेसल्स ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल, अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एज वेल. तो जी आप ये देखो कि जो चीज़ मेरे को एक साइड में मिल रही है उसका मुझे सबूत दूसरी साइड में मिल रहा है, जो चीज़ दूसरी साइड में मिल रही है उसका सबूत मुझे पहली साइड में मिल रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में ट्रेडिंग तो हुई होगी ना. तो एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल जो कि लार्ज हड़प्पन जार था जिसके ऊपर थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले कोट हुआ था, वो हमको ओमानी साइड पर देखने को मिलता है. और ये जो थिक कोटिंग थी इसकी वजह से क्या होता है, जो परकुलेशन ऑफ लिक्विड, यानी कि इसमें से लिक्विड किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ पाता. वी डू नॉट नो वट वॉज कैरिड इन द वेसल्स, हमको नहीं पता इस वेसल्स में क्या रखा जाता था, बट इट इज़ पॉसिबल कि जो हड़प्पन्स थे इन्होंने एक्सचेंज किया होगा इन कंटेंट्स को, इन कंटेनर्स को, इन वेसल्स को फॉर द ओमानी कॉपर. यानी कि ओमान वालों को उन्होंने ये वेसल्स दिए और उन्होंने उनसे कॉपर लिए होंगे. जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है दे डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम BC रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम रीजन कॉल्ड मगन. अब जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वो हमको क्या बोलते हैं
कि जो कॉपर था ना हमारे यहाँ वो मगन मगन से आता है। हो सकता है कि वो ओमान को ही मगन कहते हो, ये भी तो बात हो सकती है ना। ये देखिए हड़प्पन जार जो ओमान में मिला था उसका एग्जाम्पल है, मतलब इस तरीके का जार उनको वहां पे मिला था। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट आपका मेसोपोटामियन साइट्स में ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल। तो मेसोपोटामियन साइट पे कॉपर तो बहुत सारा मिला ही है, बट वहाँ पे हमको निकल जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। ये देखिए ये क्या है, सिलेंड्रिकल सील है जो कि हमें कहाँ पे मिलती है, टिपिकल ऑफ मेसोपोटामिया। अब हम बुल मोटिफ है इसके ऊपर जो कि इंडस रीजन से डराइव होता है। सो अदर आर्कोलॉजिकल्स फाइंड क्या सजेस्ट करते हैं, सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूड हड़प्पन सील्स। अब हमें ओमान में हड़प्पन सील्स भी देखने को मिलती है, वेट्स भी, डाइस भी, बीड्स भी। तो बहुत सारे सबूत हैं जिससे हम इस कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि उनका आपस में ट्रेडिंग हुआ होगा। तो इस कंटेक्स्ट में इट इज़ वर्थ नोटिंग कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है ये मेंशन करेंगे कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम दिलमुन। जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने लिख रखा है कि दिलमुन नाम की जगह से इनका ट्रेडिंग था। हो सकता है ये दिलमुन प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरेन हो। मगन से उन्होंने ट्रेडिंग लिखा, मेलुहा से लिखा, और पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। तो अब देखिए इतनी सारी जगहों का नाम लिखा, बट आप और हम हो सकता है उस जगह को उस नाम से ना जानते हो, आप और हम उस जगह को किसी और नाम से जानते हो, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। सो दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मेलुहा। मेलुहा से उनको क्या मिला, कार्नेलियन, लापीज लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटी ऑफ वुड। एक मेसोपोटामियन मिथ क्या कहता है मेलुहा के बारे में कि मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल प्लेस। कि भगवान करे कि जो आपकी बर्ड है वो हजा बर्ड हो जाए और उसकी आवाज़ रॉयल पैलेस में सुनने को मिले, एक तरीके से दुआ टाइप आप समझो। तो आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि शायद हजा बर्ड पिकॉक हो। पता नहीं इनको इन्होंने इनका नाम ऐसे कैसे रखा। इट इज़ लाइकली दैट जो कम्युनिकेशन था ओमान से वो इस तरीके से हो रहा हो, जो बहरेन से मेसोपोटामिया हो वॉज बाय सी। हो सकता है समुद्र से वो जाते हो एक दूसरे के पास। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुआ एज लैंड ऑफ सी फारर्स। अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुआ को लैंड ऑफ सी फेरर्स भी बोलता है, कि वो लोग जो समुद्र से आते जाते हैं। और उसके अलावा वी फाइंड डिपिक्शंस ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन द सील्स। और जो सील्स हमें मिली है ना उस पर हमें शिप्स का भी डिपिक्शन मिला है और बोट्स का भी मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है पानी से भी हो सकता है, थ्रू वाटर वे भी उनका जो ट्रेडिंग हो वो पॉसिबल हो। ये सील विच इज़ डिपिक्टिंग अ बोट, ये देखिए सील पे एक बोट बनाई गई है जिसपे हजाबर्ड भी बना हुआ है। ये क्या है जी, ये लेटर है एंशियंट साइन बोर्ड के। ये ऐसे लेटर्स हैं जिनके बहुत सारे के मीनिंग हमको पता ही नहीं है। आप कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे गेम आता है ना, मूवी गेस करो, कि पहिए पे हथौड़ा चला, हथौड़े पे पत्ता आया, फिर पहिया आया, फिर एक पतंग आई, पतंग फिर टेढ़ी हो गई, फिर दो पहिए आए, एक बच्चा लेट गया। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्या मतलब है ये, मतलब अभी तक आर्कोलॉजिस्ट भी नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं। बहुत सारी ऐसी डिपिक्शन है। इंग्लिश पढ़ना क्यों आसान है, 26 ही लेटर हैं, कॉन्सोनेंट्स है, वॉवल्स है, बट वहाँ पे जितने मिलते हैं सबके लेटर ही अलग। 400, 500, 600, 1000, आप कितनों का मतलब निकालोगे भाई। अब सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स के बारे में क्या बोलते हैं ये, जैसे सील्स एंड सीलिंग्स, इसमें क्या है कि जो सील्स एंड सीलिंग्स हैं दे वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यानी कि अगर बड़े लेवल पे आपको कम्युनिकेट करना है, बहुत दूर आपको कम्युनिकेशन करना है, उनसे ट्रेड करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आती थी। इमेजिन एक बैग ऑफ गुड्स है जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। उसका जो माउथ था उसको रोप से बांध देते थे, एक नॉट बांध देते थे, और उसके ऊपर वेट क्ले डाल के, वेट मिट्टी डाल के सील उसके ऊपर चिपका दिया करते थे, ताकि एक तरीके से टोटल सीलिंग हो जाए। जैसे मान लो ये माउथ है घोड़े का, इसके ऊपर उन्होंने ये सील लगा दी, और ये सील सूखने के बाद ऐसी कुछ दिख जाया करती थी। तो अगर जो बैग पहुंचता था जहाँ पे उसे पहुंचना था, उसकी सीलिंग इंटैक्ट थी, यानी कि उसके साथ कोई ऐसा सीलिंग टूटा फूटा नहीं लग रहा था, इसका मतलब जो बैग है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। जो सीलिंग थी ये ऑल्सो कन्वेड जो आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, कि सील से पता चलता था कि ये सामान आया कहाँ से, भेजा किसने। ये सीलिंग है रोपर से, अ सीलिंग फ्रॉम रोपर। अब एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, यानी कि जो हड़प्पन सील्स हैं
दे यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। और लाइन ऑफ राइटिंग कैसे हो सकता है? इसके अंदर जो नेम लिखा हो और टाइटल लिखा हो ऑनर का। जो स्कॉलर्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, जो भी मोटिव थे, मोटिव यानी कि जिस चीज़ का ठप्पा लगाया जा रहा है, जनरली जो एनिमल का ठप्पा होता था, ये एक मीनिंग कन्वे करता था दोज हु कुड नॉट रीड। तो जो पढ़ लिख नहीं सकते थे वो उस ठप्पे से ही चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस ऐसी हैं, शॉर्ट हैं, और जो लॉन्गेस्ट कंटेनिंग है उसके अंदर 26 साइंस हैं। जो स्क्रिप्ट है ना, ये अभी भी क्या है, अनडेसिफर्ड टू डेट है, अभी तक हमें इसका मतलब नहीं पता। एंड इट वाज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे साइंस हैं, लगभग 375 से 400 के बीच में। तो ये बहुत क्लियर है कि जो स्क्रिप्ट है वो रिटर्न की जाती थी राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कैसे? जैसे आप ये देखिए, अगर आपको एक लाइन में कोई चीज़ लिखनी है और अगर राइट तक जाते जाते जगह नहीं बचती, तो ऐसा बिच्चा बिच्चा लिख देते हो ना कि किसी तरीके से पूरा आ जाए। तो इसमें क्या है कि वैसे ही बिच्चा बिच्चा लेफ्ट साइड में लिखा होता था। तो ऑब्वियस सी बात है, शुरू आपने राइट से किया होगा, पर जगह कम पड़ने की वजह से लेफ्ट में वो वर्ड्स चिपक जाते हैं, वो क्लोज आ जाते हैं, ताकि बस पूरा आप किसी भी तरीके से लाइन लिख लो। अब कंसिडर करना है वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड। बहुत सारी चीज़ों पे राइटिंग मिली है। किस किस पे? सील्स पे, कॉपर टूल्स पे, रिम्स ऑफ जार पे, कॉपर टेराकोटा टेबलेट पे, ज्वेलरी, बोन रॉड और एंशंट साइन बोर्ड पे भी। सो देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटेरियल्स टू, यानी कि खाने पीने की चीज़ों पे भी लिखा करते थे। तो लिटरेसी क्या बहुत ज़्यादा थी, पढ़ाई लिखाई क्या बहुत ज़्यादा थी? भैया क्वेश्चन मार्क है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकते, आप खुद सोचिए। अब वेट्स, तो जो एक्सचेंज था वो दे वर रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स, यानी कि वहाँ पे भी सिस्टम ऑफ वेट्स होते थे। ऐसा नहीं कोई भी किसी को कितना भी सामान दे दे और कोई भी किसी से कितना भी सामान ले ले। तो देयर वाज सिस्टम ऑफ वेट्स। और वेट्स किससे बनते थे? वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ स्कोन कॉल्ड शर्ट। शर्ट नाम की स्टोन से बनाया जाता था। एंड इट वाज जनरली क्यूबिकल, क्यूब शेप का होता था और कोई मार्किंग नहीं होती थी इसके ऊपर। तो लोअर डिनोमिनेशंस भी होते थे इस पे, जैसे कि देवर बाइनरी। बाइनरी इन द सेंस कैसे? या तो 1 का होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, अब वो यूनिट कितना भी हो सकता था। दैट वाज 16 यूनिट, 32 यूनिट, और अप टू कितना होता था? 12,800 यूनिट तक। तो वाइल द लार्जर डिनोमिनेशन, उसके अंदर डेसिमल सिस्टम भी हुआ करते थे। स्मॉलर वेट्स जो थे दे वर प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीट्स। आप छोटे छोटे वेट से क्या नापते थे जी? ज्वेलरी नापते थे, बीट्स नापते थे, ये सारी चीज़ें। अब जो मेटल स्केल पैंस था उसका भी यूज़ जो है वो हमको मिला है। सो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में, तब मैं आपको इन चचा जी के बारे में बताऊंगी। सो तब तक के लिए आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सुनो बच्चों, अगला पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आने वाला हूँ। समझ में आया? और कृष्णा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर देना, ताकि पूरे 12th 11th का हिस्ट्री पढ़ सको और बाकी सारे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सको। और हाँ बालकों, इसको शेयर ज़रूर करना उन सभी लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू, आप सबसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओह ओह, हा हा।